हेलो बच्चों, आज अपना पैराबोला पे 11th क्लास है। लास्ट क्लास में 10th क्लास में हम लोग पैराबोला के टेंजेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज के क्लास में पैराबोला के जो टेंजेंट जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट टू द पैराबोला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला का। अभी मैं रिवाइज़ करवाऊँगा लास्ट क्लास वाला, ठीक है। उसके बाद जो भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में। बस हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़े थे और टेंजेंट के इक्वेशन को डिराइव किए थे 3 फॉर्म में। कौन कौन सा था? एक हमारा पॉइंट फॉर्म था, एक स्लोप फॉर्म था और एक पैरामीट्रिक फॉर्म था, ओके। और हम लोग क्या पढ़े थे? रिलेशन बिटवीन पैरामीटर टी एंड स्लोप एम। किसी भी टेंजेंट का अगर स्लोप एम था तो जिस पॉइंट पे अगर टेंजेंट है तो उस पॉइंट का अगर पैरामीटर टी होता था तो उस टी और एम में क्या रिलेशन था, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उस चीज़ को पहले अभी मैं रिवाइज़ करवाऊँगा, आप लोग भी देखो ध्यान से। रिवाइज़ करना है, बस लिखना नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा बस उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि लिखा हुआ आपकी कॉपी में पहले से है, ठीक है। तो पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो भी पढ़े थे ना टेंजेंट में, उस पर फिर क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी लाइन y = mx + c, जैसे मान लो सबसे पहले मैं बताता हूँ, रिवाइज़ करवाता हूँ कंडीशन फॉर टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन, जैसे हम लोग ये 9th क्लास में पढ़े थे कि कोई भी लाइन अगर y = mx + c होता है और वो किसी पैराबोला पे टेंजेंट होता है, तो क्या c का वैल्यू क्या होना चाहिए कि उस पैराबोला पे वो टेंजेंट होगा। मतलब क्या कंडीशन होगा कि ये लाइन किसी गिवन पैराबोला पे टेंजेंट होगा। अब किसी गिवन पैराबोला पे टेंजेंट होगा तो यहाँ पे 4 टाइप का पैराबोला होता है, 2 हॉरिजॉन्टल पैराबोला और 2 वर्टिकल पैराबोला। हॉरिजॉन्टल पैराबोला का मतलब है जिसका एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगा या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। जैसे ये वाला पैराबोला इस टाइप का और इस टाइप का, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ये सब हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। और अपवर्ड डाउनवर्ड, इसको हम लोग वर्टिकल पैराबोला बोला करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे y = mx + c था, ध्यान से देखना है, ठीक है। शायद आपको याद भी होगा, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर ये लाइन है और चार्ट, जैसे पहला वाला पैराबोला ले लेते हैं, y² = 4ax। देखो मैं सिंपल ना सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म और शिफ्टेड पैराबोला आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस y के जगह पे y - k डाल देना है, जहाँ भी y होगा और जहाँ भी x होगा x - h डाल देना है, ओके। जहाँ पर h और k क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है। h और k क्या होता था, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो y² = 4ax कोई पैराबोला होगा तो इस केस में c का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट होगा। c = a/m होनी चाहिए थी। m क्या है, स्लोप, और a क्या है, ये 4a। x का कोफिशिएंट में जो 4a होता है वो a है। दूसरा, अगर मान लो y² = -4ax हो तो इस पैराबोला पे कब होगा ये लाइन, कब टेंजेंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होता था, c = -a/m। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ना पैराबोला में ही है। इसी में आप लोगों को ना पेशेंस रखना है और एक एक रिजल्ट को कॉपी में ना नोट कर लेना। मैं जो करवाता हूँ वो तो लिखते ही हो, फिर खुद से रिवाइज़ करो, खुद के वर्ड में लिखो, नोट्स बना लो और 2-3 बार उसको पढ़ लो। इवन हर 1 दिन छोड़ कर अल्टरनेट डेज पे इसको रिवाइज़ करते रहो, याद हो जाएगा। मुझे कैसे याद है, मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे बैच को पढ़ाएंगे तो उस वजह से प्रैक्टिस होता है। और इवन मैं भी अपना नोट्स रखा हूँ, मैं भी एक रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज़ करते रहता हूँ, तो वो याद होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तभी याद होगा, ठीक है। तो थर्ड वन इज़ द, तीसरा पैराबोला क्या है, x² = 4ay। तो इस पैराबोला पे कंडीशन फॉर टेंजेंट क्या होता था, c = +- ऐसे याद किया हूँ मैं, क्या याद किया हूँ, +- इस टाइप से। तो क्यों, देखो ये am² होता था, मुझे याद था am², बस मैं कंफ्यूज हो जाता था हमेशा कि प्लस डाले या माइनस डाले। तो क्या याद रखा हूँ मैं, +- प्लस लास्ट में, बीच में माइनस, ठीक है। तो ये माइनस डाल दो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ, क्या था, x² = -4ay। तो इस पे c क्या होना चाहिए, +am², है ना। तो c = a/m, c = -a/m, c = -am² और c = am²। ये कंडीशन फॉर टेंजेंट है। अगर c की वैल्यू इनमें से होगी तब ये
गिवन पैराबोलास पे, गिवन रिस्पेक्टिव पैराबोला पे ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये हम लोग रिवाइज कर लिए कंडीशन फॉर टेंजेंट, ठीक है। अब हम लोग रिवाइज करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीनों फॉर्म में 1 बाय 1 करके, ओके। तो इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ। अब रिवाइज करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। किसी भी पैराबोला पे जो चारों स्टैंडर्ड पैराबोला है उस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या क्या होगा। टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग 3 फॉर्म में पढ़े हुए हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी टॉपिक आएगा आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों में ना हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं। टेंजेंट टॉपिक है, हर टॉपिक में कंडीशन फॉर टेंजेंट है, हर टॉपिक में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। नॉर्मल है, कंडीशन फॉर नॉर्मल है, ओके। तो जो टेंजेंट का यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन तो देख लिए, अब इक्वेशन देखना है तो 3 फॉर्म में देखना है, पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तीनों में ऐसा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब में ऐसा है, सब में ये चारों फॉर्म में है। तो अपने को याद रखने पैटर्न है, सिंपल है, बहुत आसान है। बस आप क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा सवाल करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इवन मैथ्स में या जेईई क्रैक करने के लिए, कुछ हो ना हो आपका क्वेश्चन करना चाहिए आपको, ठीक है। क्लास में पढ़ लिए, कोई अगर कंसेप्ट पढ़ लिए, कोई टॉपिक पढ़ लिए, तो उस पर बेस्ड में बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तभी वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो गया सर समझ लेने से, टॉपिक समझ लेने से कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होता। टॉपिक समझने के बाद उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला भी हम देखने वाले हैं। जैसे मान लो एक पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है। अगर पॉइंट फॉर्म की बात करूँ, पॉइंट फॉर्म सबसे सिंपल है। पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा t = 0, ठीक है। t = 0 का मतलब है कि इस पैराबोला पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, मान लो ये पॉइंट है x1 y1, तो ये पॉइंट t = 0 का क्या मतलब होता था, y को रिप्लेस कर देना है y1 से और x को रिप्लेस कर देना है x + x1/2 से, तो ये t = 0 हो गया। सर्कल में भी यही कंडीशन होता है पॉइंट फॉर्म के लिए, एलिप्स और हाइपरबोला में भी यही कंडीशन होता है, ठीक है। ये पैराबोला हो गया पॉइंट फॉर्म के लिए। अगर दूसरा पैराबोला ले लें, चलो पॉइंट फॉर्म डिस्कस कर लिए, अब स्लो फॉर्म पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसी पैराबोला का स्लो फॉर्म, स्लो फॉर्म का मतलब क्या होता है, y = mx + c में होना चाहिए, ठीक है। स्लोप इन्वॉल्व होना चाहिए। m जो c है ना, ये तो y इंटरसेप्ट होता है, इस c का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो c के जगह पे हम लोग कंडीशन फॉर टेंजेंट डालेंगे, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे a/m हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है अपना पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, देखो कैसे याद रखा हूँ, आपको भी वैसे याद करवाता हूँ। y² है तो पॉइंट फॉर्म में ये y1 बनता है ना, y1 बनता है पॉइंट फॉर्म में, y1, तो y1 के जगह पे t डालो। x, अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, x आएगा प्लस में x लिखो प्लस at² डालो। तो ये जो चारों पैराबोला है ना, सब में +at² होने वाला है, ठीक है। एक पैटर्न बस ध्यान रखो, याद रहेगा, ओके। तो देखो इसमें ना अब एक और टॉपिक है जो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे ये मान लो पैराबोला है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 पता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में at², 2at पता है, तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लो फॉर्म में क्या होगा, ये यहाँ पे अपने को बनाना है। तो अभी इस क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ आपको, मैं उसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस 2 ही चीज़ याद रखना है टेंजेंट में आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखो और कंडीशन फॉर टेंजेंट याद रखो। अब ये जो मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ ये समझ जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी आज पढ़ाऊँगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सवाल कर से पहले ये पढ़ा दूंगा रिवीजन के बाद, ठीक है। तो देखना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लो फॉर्म में यहाँ पे कैसे आएगा, ओके, बताऊँगा m के फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो पैराबोला ये हो गया। अब मान लो ये हो गया पैराबोला y = -4ax हो जाएगा, तो पॉइंट फॉर्म तो t = 0 होगा। स्लो फॉर्म में यहाँ पे कंडीशन फॉर टेंजेंट आ जाएगा और कंडीशन ऑफ टेंजेंट मतलब c = -a/m हो जाता है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, y x निगेटिव में है तो यहाँ पे बस -x डाल दीजिए, ओके। आपकी कॉपी में मैच कर लीजिए, यही होगा। नाउ अब हम लोग वर्टिकल पैराबोला लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो गया। अब देखो वर्टिकल पैराबोला में क्या होगा, क्या है, x² = 4ay है,
तो पॉइंट फॉर्म इसका हो जाएगा वही t इक्वल टू जीरो। अगर मान लो वर्टिकल पैराबोला ऐसा है तो ये अगर पॉइंट P x1 y1 है तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है इस केस में x1 से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से। स्लो फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? स्लो फॉर्म वही y इक्वल टू mx प्लस सी y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस सी। तो जो c का वैल्यू होगा यहाँ पे वो कंडीशन फॉर टेंजेंट होगा। तो इस केस में कंडीशन फॉर टेंजेंट क्या होता था? प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस ए एम स्क्वायर। देखो अभी आप लोग का ना फर्स्ट टाइम है तो लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा याद करना है, कितना चीज़ भूल जाते हैं। आप किसी टीचर से ना ज़्यादा मेहनत करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों पढ़ना होता है। हम लोग को तो सिर्फ, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे बस मैथ्स पे ध्यान देना होता है। कोई सर अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उनको बस फिजिक्स पे ध्यान रखना होता है। तो आप लोग को तीनों सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हो, तो और थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा दो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार पढ़ोगे ना, एक बार याद रख लोगे तो। इवन मैं तो बोलता हूँ याद मत करो, आपने इसको विजुलाइज करो। नॉट रिमेंबर, याद नहीं करना है, विजुलाइज करना है, मतलब कंसेप्ट को एक बार समझ लेना है। मैं याद नहीं रखा हूँ, मैं विजुलाइज कर लिया हूँ। कंडीशन प्लस माइनस माइनस प्लस करके देख रहे हो ना, ए एम स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये तब याद होगा ना जब इसको ना डिराइव कर लोगे। मैं जिस क्लास में मैं ये कंडीशन फॉर टेंजेंट c इक्वल टू a/m बनाया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, उस क्लास में मैं बोला था इसको डिराइव कर लेना, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा xt, x1 होगा ना, ये पॉइंट फॉर्म के लिए x1 तो xt। y प्लस में है तो प्लस में y रहने दो, प्लस at² बस डाल दो, ओके। अगर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, पॉइंट फॉर्म तो वही रहेगा, और यहाँ पे बस माइनस कर देंगे। देखो पॉइंट फॉर्म ये हो गया, स्लो फॉर्म ये हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ये हो गया। आई बात समझ में? तो कंडीशन फॉर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब एक बार ना हम लोग रिवाइज कर लिए। अब एक बार हम लोग कंडीशन फॉर टेंजेंट रिवाइज कर लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिवाइज कर लिए। अब एक बार हम लोग ना m और t में रिलेशन देख लेते हैं। m और t में रिलेशन अगर नहीं भी याद है तो मैं एक बार पैटर्न फिर से बता देता हूँ कैसे हम लोग किए थे। लिखना नहीं है, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, इसलिए ये रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे स्लोप फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म देखो लिखा हुआ है x1 y1, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है। अब स्लोप फॉर्म में मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ना m इन्वॉल्व होगा, वो अभी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को t और m में रिलेशन याद रहना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो रिलेशन क्रिएट करने आना चाहिए। लास्ट क्लास में मैं बताया हूँ, इस क्लास में भी बता दूंगा, लिखना नहीं, अब बस देख लेना क्योंकि लिखा हुआ आपके कॉपी में है पहले से, ठीक है। तो देखो बताता हूँ, देखिए अब ये रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन पैरामीटर t एंड स्लोप ऑफ m। स्लोप m किसी भी लाइन का, और टेंजेंट का स्लोप होगा यहाँ पे m। तो यहाँ पे देखो कुछ याद नहीं रखना है, जैसे अगर ये नहीं भी याद है चलेगा, बस एक कंसेप्ट, दो ही चीज़ याद रखो यहाँ पे टेंजेंट में, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कंडीशन फॉर टेंजेंट। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कंडीशन फॉर टेंजेंट सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप जल्दी से रफ में जाके एग्ज़ाम में अगर सवाल आता है तो आप रफ में तुरंत डिराइव कर सकते हो। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट को समझ लो एक बार। देखो पैरामीटर लिखना है ना, तो एक काम करो ना, यहाँ पे ना जैसे मान लो मैं सोच लिख रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए रिलेशन बिटवीन t और m डिराइव कर रहा हूँ, तो इसका आप क्या करो, स्लो फॉर्म लिख लो। इसका स्लो फॉर्म क्या होता है, अभी रिवाइज किए हैं, क्या होता है स्लो फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी की जगह पे कंडीशन फॉर टेंजेंट आ जाएगा। और इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, yt इक्वल टू एक्स प्लस at² होता है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए आप कीजिए क्या, यहाँ पे इस फॉर्मेट में जो ये स्ट्रक्चर है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे a/m लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/t m प्लस at² होगा, तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे a/at बचेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट देख रहे हैं m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/t है ना, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन ये दोनों इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये इसके इक्वल होगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। आई बात समझ में, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। तो याद नहीं है चलेगा, एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप रफ में ना स्पीड में कर सकते हैं और करके ये लिख सकते हैं, ठीक है।
ये पैरा अगर मान लो -4ax होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई एम हो जाएगा, और यहाँ पे -x होगा, है ना, y1 के जगह पे yt, x के सामने माइनस है तो माइनस, यहाँ पे -1/t होगा और m की वैल्यू -1/t, रिलेशन हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो पैराबोला ही चेंज हो जाए, अब ये वर्टिकल पैराबोला आ जाए, हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल पैराबोला हो जाए, जैसे x² = 4ay, क्या हो जाए, x² = 4ay, तो इस पैराबोला के लिए क्या होगा रिलेशन, स्लो फॉर्म क्या होगा, y = mx + c होगा। c की जगह पे क्या रखते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंट रखते हैं, और कंडीशन फॉर टेंजेंट बताओ क्या होता है, -am² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -am², और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, yt = यहाँ पे yt नहीं होगा, देखिए yt नहीं होगा ना, x² है तो x1 बनेगा, तो xt = y प्लस में है तो प्लस में at²। मैं एक चीज़ याद रखा हूँ, यहाँ पे at² सब में आएगा। इसी तरह जब मैं कंडीशन फॉर नॉर्मल पढ़ाऊँगा ना तो देखना उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में 280 + at³, 280 + at³ हर किसी में आएगा, ठीक है। नाउ कंडीशन फॉर ये हो गया। अब इसमें रिलेशन करने के लिए मुझे इस फॉर्मेट में ले जाना है, y = mx + c, मीन्स y का कोफिशिएंट +1 रहना चाहिए। यहाँ पे ये y है ही, इस y को ही नहीं, तो y = क्या हो जाएगा, xt - at²। तो यहाँ से m = t हो गया। देखो इधर x का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, t है, तो m = t हो गया यहाँ पे रिलेशन। और यही अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और ठीक है, ये +at², यहाँ पे माइनस होती, m को इधर लाता, xt उधर ले जाता, तो m = -t हो जाता, है ना। तो रिलेशन बहुत सिंपल है। पहले वाले में क्या हो गया था, m = 1/t, दूसरे वाले में क्या है, m = -1/t, तीसरे पैराबोला के लिए m = t, और चौथे पैराबोला के लिए m = -t, ठीक है। ये अगर रिलेशन, जैसे पहला पैराबोला मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये समझना y² = 4x की बात कर रहा हूँ। दूसरा वाला पैरा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझना है y² = -4ax। तीसरे वाले पैराबोला के लिए, ठीक है ना, जब यहाँ पे प्लस होता तो xt = y + at² होता, इसको इधर लाते तो t = m आया हुआ है। ये याद नहीं भी है चलेगा, आप डिज़ाइन कर लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए इसको लिख के रख लिया हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताऊंगा किसी भी टेंजेंट और पैराबोला का। जैसे ये पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, y² = 4ax, और ये अगर लाइन है, ये कौन सा लाइन है, कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, ये कोई टेंजेंट है। तो ये अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, at², 280। तो इसी का स्लो फॉर्म में क्या होगा, तो देखो अगर पहला हम लोग रिलेशन याद रखे हैं तो यहाँ से t = क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो t के जगह पे 1/m, तो a/m² और 2a/m, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखना नहीं है, अब इसको अच्छे से बताऊंगा। तो ये हो गया, नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बस बार बार मैं बोल रहा हूँ, टेंजेंट टू द पैराबोला में दो ही चीज़ याद रखो, कंडीशन फॉर टेंजेंट और पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए अब हेडिंग दीजिए आप लोग कॉपी में कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लो फॉर्म, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लो फॉर्म। इसको मैं रफ करता हूँ। अब पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप m। याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि याद हो जाए, क्योंकि अगर आप, मैं तो मेथड अभी बताऊंगा कैसे रिलेशन क्रिएट करना है, ये स्लो फॉर्म कैसे लाना है, स्लो फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लाना है, ये बता तो दूंगा। अगर आपको याद होगा ना तो वहाँ पे आपका ये जो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड भी लगेंगे एग्ज़ाम में फिर से डिज़ाइन करने के लिए, वो तो टाइम बचेगा, क्योंकि कंपटीशन में 5 सेकेंड और 10 सेकेंड भी बहुत मायने रखता है ना। तो देखो, तो अब देखिए सबसे बहुत आसान है। अगर मान लो लेट से मैं पहला पैराबोला लेता हूँ y² = 4ax, और इस मान लो ये पैराबोला है, ठीक है। इस पे किसी पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है at², 280, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखूं किस फॉर्म में, इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप देखिए वो तो मैं डिज़ाइन करके बता ही दिया हूँ कैसे आया है, वो रिलेशन कैसे क्रिएट हुआ वो तो बता ही दिया हूँ। बस क्या करो, यहाँ पे ना t के जगह पे क्या आप रख दो, t के जगह पे क्या रख देंगे, 1/m। देखो
ए टी स्क्वायर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट x1 क्या है, देखो अगर p का x मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो यहाँ पे x1 क्या है ए टी स्क्वायर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। अब हम जो लिखेंगे वो कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखने वाले हैं। तो x1 इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो x1 इक्वल टू टी की वैल्यू क्या होती है इस पैराबोला के लिए, t और स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m में क्या रिलेशन होता है, t इक्वल टू 1/m। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो मैं तो बता ही दिया हूँ, स्लोप फॉर्म लिखो, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो और रिलेशन क्रिएट कर दो। तो t इक्वल टू 1/m में क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या रख देंगे 1/m, तो 1/m का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या देगा, एक का स्क्वायर एक, a/m स्क्वायर, देखो हो गया ना। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो y इक्वल टू क्या है 280। ये तो आई होप आप लोगों को याद हो ही गया होगा, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 280, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेंगे तो 280 कॉमा ए टी स्क्वायर है ना, और माइनस लेंगे तो 280 माइनस ए टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के लिए, ये तो याद हो ही गया होगा। अब देखो y1 इक्वल टू 280 है, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के जगह पे क्या रख देंगे 1/m, t का वैल्यू देखो क्या है 1/m है ना, ये पहले वाले पैराबोला के लिए, ये दूसरे वाले पैराबोला के लिए, ये तीसरे वाले पैराबोला के लिए और ये चौथे वाले पैराबोला के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, पहला वाला पैराबोला क्या है, दूसरा वाला पैराबोला। जिस पैटर्न में हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग बार बार पहले क्या पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ते हैं, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay पढ़ते हैं। तो उसी का ये रिलेशन लिखा हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a/m हो जाएगा ना, तो ये अपना क्या आ गया y1 आ गया। आई बात समझ में, x1 आ गया y1 आ गया। तो इसका मैं अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूँ तो a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। देखो अगर आपको याद नहीं भी होता है ये चलेगा, अगर आपको t और m में रिलेशन याद है तो बहुत आसान है, अगर ये रिलेशन भी नहीं याद है तो कम से कम आपको स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म तो टेंजेंट का बनाने आता है, वहाँ से आप t और m में रिलेशन निकाल लेना। मैं बोलने में आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बट बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। t और m में रिलेशन निकाल लेना और फिर ये डिज़ाइन कर लेना, स्लोप फॉर्म में बना लेना। इवन याद रख लोगे तो फार बेटर है ना। तो देखो पहला ये हो गया, अब दूसरा पैराबोला लेता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। अब अपना नेक्स्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये क्या होगा, लेफ्ट साइड ओपन वाला पैराबोला है, इस पे मान लो कोई टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। इससे किसी पॉइंट पे लेट से इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1 y1, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम लोग को स्लोप फॉर्म में लिखना है, तो बहुत आसान है। t और m में रिलेशन क्या है, t इक्वल टू -1/m। ये रिलेशन मैं कैसे बनाया हूँ बता दिया हूँ। पैरामेट्रिक और इक्वेशन लिखो टेंजेंट का, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो, वहाँ से t और m को आप कंपेयर करके निकाल सकते हो t और m में रिलेशन। तो यहाँ पे t की वैल्यू -1/m स्क्वायर रखेंगे। देखो x1 की वैल्यू क्या है -80 स्क्वायर, तो हो जाएगा -a। t की वैल्यू क्या है -1/m, और सही है ना, t की वैल्यू क्या है -1/m, यस ठीक है। तो -1/m का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगी -a/m स्क्वायर, है ना। तो ये x1 आ गया। y1 क्या होगा, y1 की जगह पे लिखेंगे 280, प्लस में 280 है y1, तो ये हो गया 2a। t का वैल्यू क्या है -a/m है। देखो सेकेंड पैराबोला के लिए t इक्वल टू -a/m है, तो -a/m रख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा और -2a/m आ जाएगा। आया समझ में। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म क्या हो गया, p -a/m स्क्वायर और -2a/m, है ना। लिख लीजिए इसको फिर से। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए बनाओ, फिर मैं तो बताने ही वाला हूँ, आप लोग फिर मैच कर लेना। वीडियो को पॉज करके ये तो लिखिए, फिर नेक्स्ट दो पैराबोला के लिए खुद से लिखिए, फिर जो मैं बताऊँगा उससे रीचेक कर लेना। लिखो इसको। तो देखिए ये वाला पैराबोला ले लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो P, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1 y1,
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280, 80 मान सकता हूँ मैं। अब अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म। तो x1 की वैल्यू क्या है 2at, अच्छा 2at और m में क्या रिलेशन है, m की वैल्यू डायरेक्ट t इक्वल टू m है, तो ये हो गया x1 इक्वल टू 2am आ गया। और y1 क्या हो जाएगा 80 और 2 और t का वैल्यू क्या है m, तो 2m², तो आंसर आ गया 2m²। आई बात समझ में। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये आ गया है ना। इसी का अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ लिखता तो क्या लिखता 2am, 2 कैसे आ गया यार, यहाँ a होगा ना, सॉरी ये a होगा ना, 2am, am² है ना, 2am, am²। आई बात समझ में। अब डाउनवर्ड पैराबोला के लिए देखते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए या कर लिए तो रीचेक कर लीजिए। अब डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा, x² इक्वल टू -4ay, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा। यहाँ पे टेंजेंट मान लो ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। देखो मैं y एक्सिस और x एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, उसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अभी समझाने में उसको लेना, इसलिए मैं किसी में भी वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया p x1 y1, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, और y यहाँ पॉजिटिव लाना है ना -80², 280 बनाने सिखाया हूँ बच्चों। y की जगह पे देखो माइनस में लो ताकि ये प्लस बन जाए, क्योंकि यहाँ x² हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। तो y को ये a को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक a ले लेंगे y में और एक t² ले लेंगे। समझाया हूँ कैसे लाते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब अपने यहाँ क्या है, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x1 की वैल्यू क्या है -80², तो -a, t की वैल्यू क्या है, लास्ट पैराबोला में t की वैल्यू क्या है -m, तो -m का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा -am²। y1 की वैल्यू क्या है 2at, 2a, t का वैल्यू क्या है -m, तो -m रख देंगे, -a 2am आ जाएगा, है ना। तो -2am आ गया। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा -am² और -2am। तो देखिए फर्स्ट पैर जहाँ पे प्लस है ना उसमें दोनों प्लस में होगा, और जिसमें माइनस है उसमें दोनों में माइनस होगा, ठीक है। आप चेक करके देखिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले, फिर एक इसका टेबल बना के लिखेंगे। इसको लिख लो, फिर एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल याद रखना है। लिखिए पहले इसको। अब देखो ये वाला टेबल बनाएंगे। इस टेबल का मेरा ये पर्पस है कि आप लोग एक साथ ये जो भी अपन पढ़े हुए हैं वो देख लेंगे, मेरे साथ आप लोग भी लिखना और रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो देखो पहला है, जैसे ये 4 पैराबोला लिया, y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4x, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay ले लिए पैराबोला ये 4। पहला है कंडीशन फॉर टेंजेंट। कंडीशन फॉर टेंजेंट क्या होगा, कंडीशन इस लाइन का इस पैराबोला पे टेंजेंट होने के लिए c इक्वल टू a/m होगा ना, इस पे ये होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, इन स्लोप फॉर्म m, अगर m इसका स्लोप है तो y इक्वल टू mx प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉर टेंजेंट इसके लिए हो गया, है ना। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर आप भूल गए, देखो मुझे याद है तो मैं तो लिख सकता हूँ, इसका हो जाएगा a/m² और 2a/m। कैसे आया, तो देखो कैसे आया। इस वाले पैराबोला पे y² इक्वल टू 4ax पे, इसको मत लिखना यहाँ पे भी रफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। y² इक्वल टू 4ax पैराबोला पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 80² और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 280। तो t की वैल्यू इस केस में t की वैल्यू ना 1/m होती है, तो t की जगह पे 1/m रख दिए। और अगर इसको भी भूल गए कि t का वैल्यू 1/m कैसे होता है, तो देखो कैसे होता है, समझेंगे। कुछ नहीं याद रखना है, बस एक ये याद रखो y इक्वल टू mx प्लस c, तो कुछ होगा। इस पैराबोला पे काट स्लो फॉर्म ये होता है ना a/m, और इसी पैराबोला पे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है yt इक्वल टू x प्लस at²। जल्दी से इसको लिख लेते हैं। तो t क्या m का, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे क्या हो जाएगा t अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो x m का वैल्यू 1/t हो गई, ठीक है, ओके। अब देखिए y² इक्वल टू -4ax लिए पैराबोला, तो इस पैराबोला का कंडीशन फॉर टेंजेंट क्या होगा, c इक्वल टू -a/m होगा, कंडीशन फॉर टेंजेंट ये होगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे -a/m होगा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये टेबल मैं सेकंड लास्ट क्लास में भी बनाया था इस टाइप का कुछ टेबल। फिर से आप लोगों जितना बार लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना, उतने अच्छे से याद हो जाएगा। अब कंडीशन, अब देखो हम लोग को पॉइंट फॉर्म लिखना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लोप फॉर्म में लिखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिख लो, इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसका y इक्वल टू mx प्लस सी, ये यहाँ पे माइनस ए बाई एम हो जाएगा, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर इस केस में होगा। देखो तो t की वैल्यू माइनस ए बाई एम, तो t की वैल्यू माइनस ए बाई एम रखेंगे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, तो ये माइनस में आएगा। देखो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में लिखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट माइनस में लिखना है। अगर ये नहीं भी याद है बच्चों चलेगा, बस कैसे ये डिज़ाइन किए हैं, ये कैसे डिराइव किए हैं ये पता होना चाहिए। स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को कंपेयर किए, वहाँ से टी और एम में रिलेशन आया, तो जो भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280 इस केस में, तो टी की जगह पे 1/m रख दिए और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, इस केस में क्या किए, टी की जगह पे -1/m रख दिए। इस केस में देखो c इक्वल टू क्या होगा, -am² होता है, तो स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस am², और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए t इक्वल टू m होता है, इस केस में क्या होता है, t इक्वल टू m होता है ना। अगर देखो मैं भी अगर भूल रहा हूँ तो मैं क्या करता, इसका ये फॉर्म लिख लिए, स्लोप फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx माइनस am², और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता, xt इक्वल टू y प्लस at²। देखो x1 होगा तो xt, y प्लस में है तो यहाँ y प्लस at², तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, xt माइनस at², तो m इक्वल टू t है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, at² कॉमा 2 सॉरी उल्टा लिखना है यहाँ पे, 2at कॉमा at² m और t सेम है तो 2am कॉमा am² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2am कॉमा am², है ना। x कोऑर्डिनेट 2m, y कोऑर्डिनेट am², और इसका क्या हो जाएगा, c इक्वल टू am² प्लस में यहाँ पे हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस am², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में लिखना है, एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा, -2am माइनस कॉमा माइनस am², बस। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये a/m² है, और यहाँ पे क्या है, -a/m -2a/m, बस इसको ध्यान रखना है। कोई ट्रिक देखो इसको याद रखोगे तो ये याद हो गया क्योंकि इसमें दोनों माइनस में है, इसको याद रखोगे तो ये याद हो गया क्योंकि इसमें दोनों माइनस में है, तो ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, 5-10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, यही अभी हमारा प्लान है पढ़ने का। ओके, तो इसको पहले लिख लो। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स टू ए पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना पैराबोला के 4 से 5 प्रॉपर्टी बताऊँगा। पहले मैं समझाऊँगा, रफली यहाँ पे समझाऊँगा, फिर उसके बाद उसके स्टेटमेंट लिखवाऊँगा। किसी भी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट है प्रॉपर्टीज़ समझना और प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ अब समझाना स्टार्ट करता हूँ, रफली समझाऊंगा, आप ये हेडिंग डाल के देखिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ को समझना है, याद रखना है, और उस पर क्वेश्चन बेस्ड आएगा तो उस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके सवाल करना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी की, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 ये पहला ये दूसरा है। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी क्या कहता है पैराबोला का, कि अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, कोई पैराबोला है, तो मान लो ये पैराबोला मैं इस शेप का लिया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। तो इस कोई भी पैराबोला हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है किस टाइप का, y² इक्वल टू 4ax जैसा, तो चलो वही मान लो, है ना, कोई भी पैराबोला हो सकता है। ठीक है, तो इस पैराबोला का कहीं यहाँ पे अगर ये एक्सिस है तो फोकस होगा, है ना। तो अगर मैं फोकल कॉर्ड बनाऊँ, ओके, फोकल कॉर्ड बनाऊँ, पैराबोला का फोकल कॉर्ड बना दो कुछ, ठीक है, और पैराबोला के फोकल कॉर्ड पे, ये कोई पैराबोला है, इसके फोकल कॉर्ड के जो एक्सट्रीमिटीज़ पॉइंट हैं, ये मान लेट से ये ए है और ये बी है, एंड ऑफ फोकल कॉर्ड पे, अगर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड पे मैं 2 टेंजेंट अब बनाऊं, यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना दूं और यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना दूं, तो ये दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, वो पॉइंट 110 एंड 10% डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, फोकल को ये पैराबोला के किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा।
एंड ऑफ मतलब एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड पे अगर दो टेंजेंट बनाऊं तो वो जहाँ पे कट करेंगे ये दोनों टेंजेंट वो पॉइंट 100% डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा ना ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे होगा और इन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ, ध्यान से सुनना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड विल बी डायरेक्ट्रिक्स। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा, किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, टेंजेंट का, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका जो लोकस होगा वो डायरेक्ट्रिक्स होगा और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब सुनो, यहाँ पे सर्कल का डायरेक्टर सर्कल याद है। सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल होता था वो कब क्रिएट होता था कि जब दो टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे तो उनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वो क्या होता था, डायरेक्टर सर्कल होता था। तो सर्कल में दो टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे कट करता है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता था। और पैराबोला में अगर दो टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे तो उस पॉइंट का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होगा। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा ना ये 110% एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड पे ड्रॉ हुआ होगा। और ये बात समझ में, एक बार फिर से समझते हैं। पैराबोला के केस में अगर मैं दो टेंजेंट बनाऊं और वो दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा तो 100% जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स होगा और 100% वो जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा मतलब पैराबोला को जहाँ पे कांटेक्ट किया होगा वो एंड ऑफ फोकल कॉर्ड होगा, वो किसी ना किसी फोकल कॉर्ड का एंड होगा। जैसे मान लो मैं एक और फोकल कॉर्ड बना दूँ, ये फोकल कॉर्ड बना दिया, ठीक है। इसके एंड पे अगर मैं बनाऊँ ना दो टेंजेंट तो ये फिर देखो डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा। अलग अलग फोकल कॉर्ड के लिए अलग अलग दो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेंगे और अलग अलग पॉइंट क्रिएट होगा और ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही होगा। तो लोकस उसका डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। पहला ये प्रॉपर्टी था, ठीक है। लिखना नहीं है, इसको रफ करके अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी समझाता हूँ। पहला ये प्रॉपर्टी था, अब दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो, मान लो कोई पैराबोला है, ये उस पैराबोला का एक्सिस है। उस पैराबोला पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर ये पैराबोला है इस पे अगर कहीं पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ड्रॉ कर दिया कहीं भी, यहाँ पे ये नहीं कि एंड ऑफ फोकल कॉर्ड पे ड्रॉ करना है, कहीं भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को भी तो टच करेगा। तो जिस पॉइंट, जैसे मान लो मैंने पी पे ड्रॉ किया टेंजेंट, डायरेक्ट्रिक्स पे जहाँ कट किया मान लो उसका नाम एम है, फॉर एग्जांपल वो एम है वो पॉइंट, ठीक है। और ये मान लीजिए फोकल कॉर्ड है। तो जब मैं इस पी एफ को, मतलब ये दोनों जो एंड है ना पी और एम, फोकल कॉर्ड पे ना 90 डिग्री बनाएगा। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ना तो ये हमेशा ना 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द टेंजेंट्स ऑन द पैराबोला। अगर किसी भी पैराबोला पे मैं टेंजेंट बनाऊं, पहले मैं समझ लेते हैं, किसी भी पैराबोला पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं और आगे चलकर जहाँ पे वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये जो बीच वाला पोर्शन होगा पी एम, ये जो बीच वाला पोर्शन होगा पी एम, ये फोकस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द डायरेक्ट्रिक्स विल सबटेंड राइट एंगल एट द फोकस। क्या बोला मैं, द पोर्शन किसका, टेंजेंट का। कौन सा पोर्शन, बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द डायरेक्ट्रिक्स, ये बीच वाला पोर्शन, सबटेंड राइट एंगल एट द फोकस। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। समझ लिए, एक एक करके अभी सब लिखूंगा अभी मैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 लिख दूंगा, अभी समझ लिए। अब चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। अब देखो एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। ये क्या कहता है, अगर मान, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ, चलो, अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, इसका ये एक्सिस है और मान लो इसका ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये ए बी मान लीजिए फोकल कॉर्ड है और ये फोकस हो गया।
फोकल कॉर्ड के एंड पे अगर मैं मान लो टेंजेंट बनाऊँ, ठीक है, एक एंड पे ही, अभी ये दूसरा वाला एंड पे नहीं बना रहा, एक ही एंड पे मान लो मैं एक टेंजेंट बनाया, ये फोकल कॉर्ड हो गया और उसके एक एंड पे हम एक टेंजेंट बनाए, ठीक है। और इसी पॉइंट ए से मान लो इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं होगा, इसी पॉइंट ए से हम डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर मान लो डालें, ठीक है। इसको ना एक काम करो, पी नाम दे दो और इसका नाम क्यू कर दो, याद रहेगा, पी से पी एम अपने को याद किया ना, पी एफ इक्वल टू पी एम। ये मान लो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है, पी एम डाले, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, देखो फोकल कॉर्ड पी एफ, ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, पी एफ या बोल दो पी क्यू, फोकल कॉर्ड पी क्यू एंड ये परपेंडिकुलर जो डाले हैं हम पी एम, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ना, उसको ध्यान से देखो, ये टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इस एंगल को देखो, ये वाला जितना एंगल, ये मान लो अगर थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, दिख नहीं रहा है वैसे यहाँ पे सेम एंगल, बस सेम ही होगा, ठीक है ना, ये सेम एंगल होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैं फोकल कॉर्ड के एंड पे अगर एक मैं टेंजेंट बनाऊँ, ठीक है, तो वो टेंजेंट उस फोकल कॉर्ड और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे डला हुआ नॉर्मल के बीच का जो टोटल एंगल होता है, ये देखो, ये जो फोकल कॉर्ड और ये जो टोटल एंगल होगा उसको ये टेंजेंट ना बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये थीटा, आई बात समझ में। अभी वर्ड में लिख लेंगे, एक दो बार आप लोग देखोगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ टेंजेंट का क्या कहता है कि अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, उस पैराबोला के फोकस से अगर मैं फुट डालूँ किसी भी टेंजेंट पे, मतलब परपेंडिकुलर डालूँ, ठीक है, कोई टेंजेंट है, इसको थोड़ा और बढ़ा लो, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। तो किसी भी टेंजेंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो देखो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, तो इसका जो फुट है ना 100% ना, देखिए इस पे राइट एंगल होगा, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो किसी भी टेंजेंट पे पैराबोला के फोकस से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी है, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ऐसे भी है कि ध्यान से सुनना, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फोकस का, किस पे परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे। किसी भी टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा, और पॉइंट जिस भी कर्व पे लाई करता है वो कर्व उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट पी लाई करेगा, तो मैं पूछूंगा कि इस पी का लोकस क्या है, तो ये लोकस है इसका, है ना, ये लोकस है। तो अगर मैं फोकस से, पैराबोला के फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो टेंजेंट, जहाँ पे टेंजेंट डलेगा, जो फुट होगा परपेंडिकुलर का, टेंजेंट के जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा वो 100% टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। बस ध्यान रखना है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, देखना कितना हेल्प करेगा ये सब क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, इसी को मैं आगे करके पढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, अगर मैं फोकस का अगर मैं इमेज निकालूं, फोकस का क्या निकालूं, इमेज निकालूं। अब देखो इमेज निकालने के लिए मिरर का कोई काम कर, मिरर रखना पड़ेगा, तो मैं इमेज निकालूं टेंजेंट के अबाउट, किसके अबाउट निकालूं इमेज, टेंजेंट के अबाउट, तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो इमेज होगा ना वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ये अपना टेंजेंट एट वर्टेक्स है और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस फोकस का इमेज कहाँ पे लाई करेगा, इमेज डायरेक्ट, ये भी 90 डिग्री ही होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, है ना, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये अपना प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया, 5 हो गया था। आई बात समझ में। तो 1 से लेके 5 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। तो देखो अब इसको समझ लिखेंगे। तो बच्चों आज हम लोग पैराबोला के 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, पढ़े नहीं समझ लिए हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे और डायग्राम के साथ, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो आज और एक और प्रॉपर्टी होता है, 5 प्रॉपर्टी आज देखें। एक और प्रॉपर्टी होता है, वो सस्पेंस रहने दो, सस्पेंस है उसमें, नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉपर्टी समझाऊंगा, तो समझाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। आज के लिए इतना ही रहने दो। आज की क्लास में हम लोग ये प्रॉपर्टी समझे हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ के आना, समझ के आना, और अगर पॉसिबल हो तो ये प्रॉपर्टी आप समझ लियो, आप अपने वर्ड में लिख के आइएगा, ठीक है। अपने खुद से लिख के आइएगा, आप लोग खुद से लिख के आइएगा, और फिर मैं लिखवाऊंगा तो मैच करके देखना कि क्या आप सही लिखो या गलत लिखे हो। उससे क्या होगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा। अगर मैं अभी समझा दिया हूँ, लिख भी दूँ तो चलेगा नहीं, एक बार समझ लियो, खुद से लिखो, उस प्रॉपर्टीज़ को रफ में लिख के आना, ठीक है। फेयर में मत लिखना, जहाँ पे अभी ये क्लास नोट्स बनाते हो वहाँ मत लिखना, रफ में लिख के आना। और अगर आपका सही रहा जो मैं लिखूँगा, मैच करना, अगर सही रहा तो फिर आप उसको फेयर में ला के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 6th प्रॉपर्टी हमारा सस्पेंस है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे भी और लिखेंगे भी। टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो 5 प्रॉपर्टी आज समझ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।